नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। 33 MCQs एवरीडे क्लास में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हमारा टारगेट होगा ऑल इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम्स। और आज का हमारा जो पेपर है जम्मू कश्मीर सेट इकोनॉमिक्स 2023 का पेपर, यह सेट ए है जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एज पर द रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी द फिलिप्स कर्व इज़ वर्टिकल इन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, नाइदर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। दोस्तों, तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। और जब मैंने इस पेपर को सोल्व करना स्टार्ट किया तो 33 में से मेरे लगभग 27 क्वेश्चन सही मिले। तो आप भी अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मैं क्वेश्चंस को पढूं या पढ़ते टाइम आप अपना आंसर तैयार रखें, या फिर वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हो, ताकि आप यह अनुमान लगा पाएँ कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने गलत। बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी। बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अंदर जब रैशनल एक्सपेक्टेशन होती है तो फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाता है, जिसको कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशन के अंदर, जो कि न्यू क्लासिकल का कंसेप्ट है, फिस्कल और मॉनेटरी दोनों ही पॉलिसी कारगर नहीं होती है, इनइफेक्टिव हो जाती हैं। एंड बिकॉज जो पर्सन होते हैं वो रैशनल होते हैं और गवर्नमेंट के किसी भी मूव को पहचान जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। एंड यहाँ पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है अंडर रैशनल एक्सपेक्टेशंस, और हमारा फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट अबाउट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के केस में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ए ऑप्शन है, द स्लोप ऑफ MEI कर्व डिपेंड ऑन सीरीज ऑफ एन्युटीज। बी, लगातार पूरे जितने काल तक हम किसी मशीन को यूज़ करते हैं उस पर प्राप्त होने वाला जो रिटर्न है उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज ऑफ एन्युटीज। एंड बी ऑप्शन है, द स्लोप ऑफ MEI कर्व डिपेंड करता है सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल एसेट्स। जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो सप्लाई कर्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। MEI कर्व इज स्टीपर देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व दोस्तों, या डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा इसका इनकरेक्ट होगा। तो इसको समझने से पहले दोस्तों हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट है, केन्स के द्वारा 1939 में दिया गया था। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ द इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। जो इंडिविजुअल फर्म्स की इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है उसको आप कहते हैं MEC। और जब सभी फर्म्स की इंडिविजुअल डिमांड को हम जोड़ देते हैं तो उसको आप कहते हैं दोस्तों मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। होल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट डिमांड को आप क्या कहेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट दोस्तों। और यह तो आपको पता ही होगा कि जब हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लेस देन होता है मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एंड जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली इस एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक का मतलब जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर मेजर करते हैं कि आज के दिन हमारा क्या MEC है। एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कंसेप्ट है जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर करते हैं कि एक साल के अंदर हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया। कैपिटल की बात करते हैं तो आज के दिन हमें कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, नई मशीनरी लेके आनी है, नहीं लेके आनी, दैट इज बेसिकली स्टॉक कंसेप्ट होगा। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट दोस्तों। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मशीनरी लगाई, कोई कैपिटल आपने लगाई है, उसके ऊपर आपको आज ही के दिन तो अर्निंग नहीं होगी, उसके ऊपर जो फ्यूचर में जो अर्निंग होगी, उसकी फ्यूचर की जो अर्निंग होगी, फ्यूचर अर्निंग, एंड आज के दिन जो आपने जो कॉस्ट उठाई है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम अर्न इन द फ्यूचर ऑफ दैट कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको आप कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको यदि मैं थोड़ा सा और साधारण भाषा में आपको बताने का प्रयास करूं कि दोस्तों यदि आपने आज के दिन बैंक के अंदर 1000 रुपये जमा करवाई और बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 10%, तो आपको एक साल बाद में 1100 रुपये मिलेंगे।
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1000 रुपये, प्लस में 1000 के ऊपर जो मुझे 10% क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसको 0.1 करूँगा मैं। तो इसको अगर मैं दोस्तों सोल्व करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और 1 साल के लिए तो ऊपर क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। तो 1000 प्लस में क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1100। तो इसी बात को दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि मुझे फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी, फ्यूचर में मुझे क्या फ्यूचर वैल्यू क्या होगी मेरे आज की इन्वेस्टमेंट की। तो मेरा प्रेजेंट जो मेरा वैल्यू है इसको मैं ब्रैकेट में बाहर लेके आ सकता हूँ, इनटू में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके ऊपर लगा देता हूँ दोस्तों पावर। तो इस प्रकार से मैं मेरी फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी प्रकार से दोस्तों जब आप किसी भी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कैपिटल खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फ्यूचर में जो उसकी इनकम हमें उससे मिलेगी उसको हमें एक डिस्काउंट करना होगा। डिस्काउंट किससे करना होगा कि जो बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे हम उसको डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करने पर ही आज के दिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू इंटू में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में आर। तो अब यदि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्काउंट कर देंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक और उसकी पावर n कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों जब आप कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी कि उसके ऊपर जो फ्यूचर में अर्निंग होगी उसको हम क्या कर दें, डिस्काउंट कर दें। दैट इज बेसिकली अवर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम इज नथिंग बट द डिस्काउंटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द एजम्पशंस ऑफ कांस्टेंट प्राइस। की प्राइस कांस्टेंट रहने वाले हैं, तो जब हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो हम हमारी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तब इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, दैट इज बेसिकली टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। की टोटल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल आपने जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट पर मान लो आपने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको पहले साल कुछ अर्निंग होगी, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल की। फॉर एग्जांपल आपने एक रोड बनाया 1000 करोड़ रुपए लगाकर, उसके ऊपर आपने एक टोल टैक्स लगा दिया, तो टोल प्लाजा के ऊपर पहली साल अर्निंग, दूसरी साल, तीसरे साल जितने साल भी उसके ऊपर अर्निंग होगी उसको आप क्या कर देंगे दोस्तों, समेशन कर देंगे। तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। उस वैल्यू की उस प्रोजेक्ट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ द रिटर्न इनटू में n कर देंगे। n का मतलब कितने साल तक हमें वहाँ पर अर्निंग होगी, और r का मतलब रिटर्न जो आएगा, डिवाइड कर देंगे उसको 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में n नंबर ऑफ ईयर्स उसके ऊपर जो अर्निंग आएगी। तो इसको आप कहते हैं दोस्तों टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अब यदि हमें यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट को माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो इस प्रकार से हम हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजीसी नेट या किसी भी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि जब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन होती हो 0 से तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जब ये लेस देन ये 0 से कम होगी तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जब ये 0 की इक्वल हो जाती है, जब 0 की इक्वल हो जाती है दोस्तों, तो वो एक ऑप्टिमल लेवल होता है। और उस ऑप्टिमल लेवल पर, उसी ऑप्टिमल लेवल को आप कहते हैं दोस्तों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो हमारा आर होता है दैट इज बेसिकली वो डिस्काउंटिंग रेट जहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और हमारा जो रिटर्न है वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जब हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, जो टोटल रिटर्न जो अर्निंग होने वाली है आफ्टर द डिस्काउंटिंग, तब उसको आप क्या कहेंगे दोस्तों, नेट प्रेजेंट वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। और इसको अगर हम थोड़ा सा और साधारण भाषा में कहूँ दोस्तों, तो यही हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसी को आप कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जहाँ पर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, वो ऑप्टिमल लेवल पर पहुँच जाती है, जो है बताती है कि हमें कब तक हमें नेक्स्ट कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, हमें नई मशीनरी लेके आनी है, उसके बारे में हमें बताती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर इसको आप साधारण भाषा में
ये हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये जो फंक्शन है दोस्तों, इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊँ तो आर बाई सी इक्वल टू 1+r, और रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर हम इसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, r/c-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो r है दैट इज़ बेसिकली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगा। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर MEC और MEI को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाया गया है, बिकॉज दोनों ही जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग बेसिकली क्या करेंगे, बैंकों में पैसा जमा करवाएंगे रैदर देन कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एंड यहाँ पर जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका स्लोप स्टीपर होता है देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, वो देर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स जिससे वो इफेक्ट होता है। पॉपुलेशन हो गया इकोनॉमी के अंदर, डिमांड ऑफ गुड्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जिससे वो इफेक्टेड होता है। लेकिन जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, जिसके कारण इसके अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है और उसके अंदर इलास्टिसिटी कम होती है। और हमारा जो MEC होगा वो स्टीपर होगा, MEI जो है वो स्टीपर होगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो क्या है, एज द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग विच मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ एन्युटीज गिवन बाय रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, की जो प्रेजेंट वैल्यू जो है उस प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि जो सीरीज ऑफ एन्युटीज़ हैं जो उसकी फ्यूचर वैल्यू उसको आप क्या करते हैं दोस्तों, डिस्काउंटिंग करते हैं। जो भी उसके ऊपर सीरीज ऑफ एन्युटीज़ के ऊपर जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलने वाले हैं उससे हम बेसिकली क्या प्राप्त करते हैं, हमारी MEC प्राप्त करते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो अब दोस्तों हम इसका आंसर देने का प्रयास करें तो साधारण भाषा में कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों उसका स्लोप सीरीज ऑफ एन्युटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का स्लोप है वो सीरीज ऑफ एन्युटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा, जो इनकोरेक्ट होगा वो A हो जाएगा। और इसके अलावा जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका स्लोप डिपेंड करता है सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल एसेट्स दैट इज राइज, और यह बात भी हमारी सही हो जाएगी। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी इज रॉन्ग। कौन सा रियल बिजनेस साइकिल के लिए रॉन्ग है। तो इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू सप्लाई साइड फैक्टर्स, इट इंटीग्रेट बिजनेस साइकिल विद इकोनॉमिक ग्रोथ, इट डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिमांड शॉक साइकिल्स, कि यह इट डज नॉट रूल आउट, कि यह रूल आउट नहीं करता द पॉसिबिलिटी ऑफ डिमांड शॉक सप्लाईज। एंड डी ऑप्शन है, इट वाज ओरिजिनली गिवन बाय न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो रियल बिजनेस साइकिल है वो बेसिकली न्यू क्लासिकल का कंसेप्ट है, जो सेकंड जनरेशन्स के जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं उनका द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। तो इसलिए हमारा जो रॉन्ग आंसर होगा वो केंज हो जाएगा और ये तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे कि जो रियल बिजनेस साइकिल है वो सप्लाई साइड फैक्टर को मानते हैं बिकॉज वो क्लासिकल्स के द्वारा दिए गए हैं, वो बिजनेस साइकिल्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ के देखते हैं। इसके साथ साथ ही बिकॉज ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए हैं, वो जो पॉसिबिलिटी है कि जो बिजनेस साइकिल से वो हैपन हो सकते हैं डिमांड शॉक के कारण भी दोस्तों, तो वो डिमांड शॉक को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, सप्लाई साइड फैक्टर्स को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तो वो प्योरली सप्लाई साइड फैक्टर को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वो डिमांड शॉक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे बिकॉज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड गिवन बाय सेज, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएबल दैट लिंक द मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मार्केट ऑफ रियल मनी बैलेंस इन ISLM मॉडल। दोस्तों कि ISLM मॉडल के दोनों को लिंक कौन करता है, गुड्स और मनी मार्केट को कौन लिंक करता है, नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंजप्शन फंक्शंस एंड प्राइस लेवल। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ बेसिकली आप देने का प्रयास कीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं,
कि जो यह हमारा IS और LM कर्व होता है, IS जो कर्व होता है गुड्स मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है, एंड LM कर्व मनी मार्केट के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। और जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम डिटरमाइन होता है। अकेला IS और अकेला LM रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को डिटरमाइन नहीं कर सकता। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम डिटरमाइन होती है। अदरवाइज ये केवल और केवल इन दोनों के बीच में इन्वर्स और पॉजिटिव रिलेशनशिप बताने का ही प्रयास करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एन इंक्रीजिंग इन द टोटल प्रोडक्शन। जब हमारी GDP इंक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है, डिमांड फॉर मनी डैश एंड इंटरेस्ट रेट टू बी डैश दोस्तों। तो जब हमारा डिमांड फॉर मनी, जब हमारा GDP बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। इनकम बढ़ेगी तो मनी की डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर मनी सप्लाई कांस्टेंट है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इन द IS-LM फ्रेमवर्क गवर्नमेंट वॉन्ट चाहती है लोअर द इंटरेस्ट रेट्स एंड कीप आउटपुट सेम, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाए और आउटपुट का लेवल भी सेम रहे। इसके लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी या क्या स्टेप उठा सकती है? तो इन दोनों कामों को एक साथ करने के लिए क्या गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, और सेंट्रल बैंक को शुड बाय बॉन्ड्स। देखो यहाँ पर अगर वो बॉन्ड्स को बाय करेंगे, खरीदेंगे, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाएगा, दैट इज राइट। और अगर दोस्तों वो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो इससे तो आउटपुट बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ पर गवर्नमेंट शुड डिक्रीज स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग डिक्रीज कर दी एंड सेंट्रल बैंक बाय बॉन्ड्स, तो बाय बॉन्ड्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड जब गवर्नमेंट शुड डिक्रीज स्पेंडिंग, तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करेगी तो इनकम हमारी कम हो जाएगी। तो क्या ये ऑप्शन सही या नहीं है, उसको देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग एंड सेल बॉन्ड्स। चौथा ऑप्शन कहता है शुड डिक्रीज स्पेंडिंग एंड सेंट्रल शुड सेल बॉन्ड्स दोस्तों। तो इसको आप IS-LM मॉडल के द्वारा ही करने का प्रयास करते हैं। इसको आप ग्राफ के माध्यम से और सिंपल माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट बाय बॉन्ड खरीदती है तो क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाएगा, जिसको आप इस कर्व के माध्यम से देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जब हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर हैं। उसके बाद जैसे ही दोस्तों हमने मनी सप्लाई बढ़ाई इकोनॉमी के अंदर, तो LM हमारा डाउनवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर दोस्तों, लेकिन हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग डिक्रीज कर देगी, जिससे हमारा IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही लेफ्टवर्ड हमारा IS शिफ्ट होगा, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट है वो सेम बना रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो करने में और आउटपुट को कांस्टेंट रखने के लिए गवर्नमेंट बाय बॉन्ड्स एंड डिक्रीज स्पेंडिंग हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द LM कर्व इज करेक्ट। LM कर्व के केस के अंदर कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है, तो चारों में से बताना है कि कौन सी है। तो सबसे पहला बी ऑप्शन यदि मैं पढ़ता हूँ, द LM कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड। हम सबसे पहले LM कर्व बनाते हैं यहाँ पर, ये हमारा IS है, ये हमारा LM है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। तो LM कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट विद डिक्रीजिंग इन द क्वांटिटी ऑफ मनी दोस्तों। तो अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो LM कर्व होगा वो ऊपर की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, ना कि डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। LM कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट दोस्तों, तो अपवर्ड टू द राइट नहीं होता है, डाउनवर्ड टू द राइट होता है, ना कि अपवर्ड टू द तो लेफ्ट होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहीं पर गलत हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर तो ये होगा। और इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहा है कि जब एलम कर्व विल बी रिलेटिवली स्टीप होगा इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज लो होगी। तो अगर इसको हम समझने का प्रयास करें कि ऑप्शन बेसिकली क्या कह रहा है कि दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा एलएम का स्लोप होता है दैट इज बेसिकली ई बाई एफ। ई का मतलब होता है कि इनकम में चेंज होने पर मनी डिमांड में कितना चेंज होगा, और एफ हमें कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने पर मनी डिमांड में कितना चेंज होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड है, मनी डिमांड की जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है वह लो है। इसका मतलब हमारा एफ छोटा है। एफ छोटा होगा तो नीचे वाली अगर वैल्यू छोटी होगी दोस्तों तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि मान लो 5/10 है, तो ये अगर 5/5 हो जाए, छोटा हो जाए, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले 1/2 आ रहा था, अब 1 आ जाएगा। तो जब हमारा वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा एलएम कर्व क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टीपर हो जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। भी वैल्यू बढ़ती है तो कर्व हमारा स्टीपर ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाई पावर्ड मनी से, कि इसमें से जो हमारा मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा है। यहाँ पर एम मनी सप्लाई को डिनोट करता है, एच हाई पावर्ड मनी को, और ये बेसिकली मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को डिनोट करता है। तो ए बी सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा वो आप बताने का प्रयास कीजिए। तो आप प्रयास कर सकते हैं दोस्तों इससे बताने का। तो इसका बेसिकली जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अब हम इसको ड्राइव करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, इज़ द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। अब यहाँ पर बात आती है कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है दोस्तों। तो हाई पावर्ड मनी का सिंपल मीनिंग होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो नोट होते हैं उसी को आप कहते हैं हाई पावर्ड मनी, और वो नोट कितनी मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर 100 रुपये का नोट है तो मनी सप्लाई कितनी होगी, दैट इज़ बेसिकली मनी मल्टीप्लायर। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर एक पर्सन के पास 100 रुपये हैं, वह 50 रुपये कैश रखता है और 50 रुपये बैंक में जमा करवाता है, तो उसकी डिमांड डिपॉजिट कितनी होगी दोस्तों, 50 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर बैंक वाले क्या करते हैं, 40 रुपये का लोगों को लोन दे देते हैं और 10 रुपये अपने पास रिजर्व में रखते हैं कि कभी ये डिमांड ना कर ले पैसे की। तो इस प्रकार से बी पर्सन को 40 रुपये कैश चला जाता है और 10 रुपये हमारे कैश में रखते हैं, रिजर्व में रखते हैं। तो हाई पावर्ड मनी होती है बेसिकली हमारी करेंसी, लोगों के पास में कितनी करेंसी है प्लस में रिक्वायर्ड रिजर्व दोस्तों। तो जो करेंसी है बेसिकली 50 और 40 बेसिकली 90 हो गई, रिक्वायर्ड रिजर्व 10। तो हमारी हाई पावर्ड मनी बेसिकली क्या होती है दोस्तों, इकोनॉमी के अंदर जो नोट होते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी कहते हैं। और मनी सप्लाई बेसिकली क्या होगी, करेंसी प्लस में डिमांड डिपॉजिट्स। तो हमारी करेंसी बेसिकली कितनी है दोस्तों 90, और डिमांड डिपॉजिट हमारे यहाँ पर दोस्तों 40 हैं। और इसके बाद जो टोटल मनी सप्लाई हो जाएगी वो 140 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को आप इस माध्यम से निकाल सकते हैं कि 140 डिवाइड बाई 100 तो इक्वल टू हमारा 1.4 क्या आ जाएगा दोस्तों, मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा। और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा हाई पावर्ड मनी होगा दैट इज़ मनी सप्लाई होगा, दैट इज़ बेसिकली करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स डिवाइड बाय करेंसी प्लस में रिक्वायर्ड रिजर्व और डिमांड डिपॉजिट्स प्लस में रिक्वायर्ड रिजर्व ऑन टाइम डिपॉजिट्स दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा जो आर है वो बाहर आ जाएगा। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को आगे भी ड्राइव कर सकते हैं कि जब हम बेसिकली टोटल इक्वेशन को डिमांड डिपॉजिट से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट रेशियो प्लस में 1 डिवाइड बाई CC बाई DD प्लस में RR बाई DD प्लस RR बाई DD। तो इस प्रकार से दोस्तों फाइनल हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाती है इन केस ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, टाइम डिपॉजिट्स आएगा और बाहर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजर्व आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिक्विडिटी एग्रीगेट
इंट्रोड्यूस बाय वाई डी रेड्डी कमेटी के द्वारा जो लिक्विडिटी अप्रोच लाई गई थी, उसमें L1, L2 और L3 तीन इक्वेशंस थी जो मनी सप्लाई को डिनोट करते हैं। तो वो कौन कौन सी थी? तो L1 है बेसिकली M3 इक्वल टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बी ऑप्शन है L2 इक्वल टू L1 प्लस फिक्स डिपॉजिट्स विद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, उनके जो फिक्स डेवलपमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके फिक्स डिपॉजिट्स प्लस में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो इशू किए जाते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके फिक्स डिपॉजिट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को आप L1 के अंदर जोड़ देते हैं तो L2 बन जाता है। थर्ड है L2 प्लस में पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बेसिकली डी होगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये एक प्रकार से आपके नोट्स हैं। और ये तो लिक्विडिटी अप्रोच बेसिकली किसके द्वारा दी गई थी? वाई डी रेड्डी कमेटी के द्वारा दी गई थी। आप इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द न्यू केन्जियन आइडिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द एज पर केन्जियन आइडिया ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन गैप के अंदर, इन्फ्लेशन गैप का मतलब होगा जब हमारी डिमांड ग्रेटर देन होगी सप्लाई से। सो देर आर सम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स विच वर्क इन द इकोनॉमी एंड टेंड टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप। की ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं जो अपने आप ही इन्फ्लेशन गैप को बंद कर देते हैं। तो कौन से फैक्टर होते हैं? वो पीगो इफेक्ट होता है, टैक्स एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है दोस्तों? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑल ऑफ द अबव। ऑल दीज थ्री फैक्टर्स will reduce the inflation gap in the economy automatic, पीगो इफेक्ट, टैक्स ट्रांसफ़र पेमेंट इफेक्ट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट दोस्तों। तो हम अगर हम बात करें यहाँ पर केवल पीगो इफेक्ट की, तो पीगो इफेक्ट बेसिकली क्या होगा दोस्तों कि पीगो इफेक्ट जिसको आप रियल बैलेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं कि इन्फ्लेशन गैप के अकॉर्डिंग जब हमारा इन्फ्लेशन गैप होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो इस केस के अंदर प्राइस बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारी जो वेल्थ होगी वो फॉल हो जाएगी। जब वेल्थ फॉल हो जाएगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, तो बढ़ी हुई डिमांड अपने आप कम हो जाती है। और डिफ्लेशनरी गैप के अंदर हमारे प्राइस कम हो जाएंगी, वेल्थ ज़्यादा होगी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से पीगो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कर देता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोस्तों। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि तीनों ही बेसिकली जो हमारा यहाँ पर टैक्स और ट्रांसफ़र पेमेंट है कि टैक्स का जो इफेक्ट है वो ट्रांसफ़र पेमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया जाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप को बंद करने का प्रयास कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, जो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उनके पैसे को उन लोगों को दे दिया जाए जिसके पास पैसा कम है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी इस प्रकार से कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वही सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रिपीट किया गया है जम्मू कश्मीर सेट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली हमारा बी ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द ओपन मार्केट बाय रिजर्व बैंक। तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि जब परचेज़ किया जाता है, खरीदी जाती है बॉन्ड्स को गवर्नमेंट के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर, तो इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग दोस्तों। और इंटरेस्ट रेट तो फॉल हो जाएगी बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ेगी तो। एंड इंक्रीजिंग द डिस्काउंटिंग रेट, नो दोस्तों। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिजर्व बैंक नोट्स इन द सर्कुलेशन, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो ऑर्डिनरी मनी होती है उसके अंदर क्या आएगा, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। हाई पावर्ड मनी बेसिकली हमारी करेंसी विद पब्लिक, कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। एंड द थर्ड वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई जो है बेसिकली वाईडी रेड्डी के द्वारा हेड किया गया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या हैं, वो राइट हैं। और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, थर्ड वर्किंग ग्रुप किसके द्वारा हेड किया गया था, वाईडी रेड्डी
कमेटी के द्वारा, और वाईडी रेड्डी ने ही लिक्विडिटी अप्रोच दी है। क्वेश्चन नंबर जो पिछला था उसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको पेपर करने का अभ्यास करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया निफ्टी और जो सेंसेक्स है वो कैलकुलेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलिज्म्स, फ्री फ्लोट कैपिटलिज्म्स, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लिस्टेड कंपनी। दोस्तों जो पेड अप शेयर कैपिटल्स होते हैं वो लिस्टेड कंपनीज किसके बिहाफ पर हम निफ्टी और सेंसेक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बेसिकली फ्री फ्लोटिंग कैपिटलिज्म। दोस्तों की फ्री फ्लोट डिमांड और सप्लाई की जो पावर होती है फ्री फ्लोटिंग के द्वारा निफ्टी और सेंसेक्स को डिटरमाइन करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी में बी फ्रस्ट्रेटेड इफ द, कि जो मनी सप्लाई जब बढ़ाई जाती है तो वो किस कारण से जो है इनइफेक्टेड हो सकती है। सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड हो जाए, सेविंग शेड्यूल शिफ्ट डाउनवर्ड, डिमांड फॉर मनी कर्व, जो हमारा डिमांड फॉर मनी कर्व होता है शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइटवर्ड। दोस्तों तो आपने अगर ISLM मॉडल के कर्व देखे होंगे तो यह हमारा बेसिकली LM कर्व है स्टार्टिंग के अंदर, और ये हमारा IS कर्व है। दोस्तों तो जब हम इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, LM कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे हमारी इनकम बढ़ेगी। लेकिन इस बात को हम कैसे इस चीज़ को हम कैसे बंद कर सकते हैं, तो अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो अगर हमारा दोस्तों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो इससे हमारा IS कर्व भी क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण हम स्टार्टिंग से उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इफ़ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड तो हमारा जो इफेक्ट होगा मनी सप्लाई का वो ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्डोर मॉडल के अंदर, इन द काल्डोर मॉडल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करती है द चेंज इन द प्रॉफिट ऑफ इनकम रेशियो। जो प्रॉफिटर भी काल्डोर का जो मॉडल है ग्रोथ का, उसके अंदर उनका मानना है कि देर आर 2 फैक्टर्स, ये एक तो होते हैं प्रॉफिटर, एक होते हैं वेजर्स जो लेबर्स होते हैं, और इनकम इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये दोनों ही इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन भी करते हैं और सेविंग भी करते हैं। लेकिन जो मेन फोर्सेस है सेविंग की वो जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है वो प्रॉफिटर के द्वारा किया जाता है। और इकोनॉमी के अंदर जितनी ज़्यादा जो प्रॉफिटर्स होते हैं वो जितना ज़्यादा सेविंग करते हैं उतना ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर बेसिकली जो है प्रोस्पेरिटी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट क्या इंडिकेट करेगा, चेंज इन द प्रॉफिट ऑफ इनकम रेशियो caused by change in the investment income, कि प्रॉफिट जो रेशियो है P/Y वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम, एंड गिवन SP बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ प्रॉफिटर मेकिंग क्लास, और SW है MPC ऑफ वेजर क्लास। दोस्तों तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो किसके द्वारा शो किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बेसिकली, इसका जो फॉर्मूला है काल्डोर मॉडल का 1/MPC ऑफ प्रॉफिटर MPS ऑफ प्रॉफिटर माइनस में MPS ऑफ वेजर। दोस्तों और यहाँ पर अगर हमारा प्रॉफिटर का अगर हमारा MPC स्मॉल हो जाता है वेजर के MPC से, तो इस केस के अंदर इकोनॉमी के अंदर प्राइस डाउन चले जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी, वेल्थ कम हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर मंदी की सिचुएशन आ सकती है। तो जो बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट ऑफ इनकम का रेशियो है उसको चेंज कर सकता है बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा। और लेकिन अगर हमारा जो प्रॉफिटर का जो MPC है वो ग्रेटर देन होता है वेजर्स के MPC से, तब हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी लोगों की। तो ये एक सिंपल सा एजम्पशंस ये मॉडल ये लेके चलता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकने का प्रयास कर सकते हो कि जब हमारा
SP जो है लेस देन होगा SW से, तो प्राइस, डिमांड और इनकम बेसिकली फॉल हो जाती हैं। और जब हमारा MPC ऑफ प्रॉफिट ग्रेटर देन होता है W से, तो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाती है। और इस जो हमारा काल्डोर मॉडल है दोस्तों, उसको आप एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेज नंबर 5 है EPSD पाठशाला का, उस मॉड्यूल नंबर 10 से रीड कर सकते हो ज़्यादा एडवांस स्टडी के लिए, जहाँ पर कंप्लीट काल्डोर मॉडल को दर्शाया गया है। और उसके बाद में हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलो रेजिडुअल। सोलो रेजिडुअल क्या होता है दोस्तों। और ये सेम क्वेश्चंस UGC नेट दिसंबर 2023 के पेपर में भी पूछा गया था। तो सोलो रेजिडुअल क्या होता है, ये किसका डिफरेंस होता है। तो इज द गोल्डन रूल, डिफरेंस बिटवीन गोल्डन रूल ऑफ कंजप्शंस एंड द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कंजप्शंस, डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ growth of the productivity and rate of the input and rate of the growth of output and rate of the input, या फिर rate of the growth of output and saving का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है दोस्तों। तो इसको आप सिंपल भाषा में यदि मैं बताने का प्रयास करूं तो इट इज़ द डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड इनपुट का जो डिफरेंस होता है उसको आप कहते हैं सोलो रेजिडुअल दोस्तों। तो आपको पता है कि सोलो ने टेक्नोलॉजी को एक्सोजीनियस माना था, वो है नहीं बता पाया था कि टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, जिसके कारण उन्होंने टेक्नोलॉजी को क्या माना, एक्सोजीनियस माना। और जो सोलो का मॉडल है बेसिकली कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर ही चलता है। तो ये हमारी कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन है, जहाँ पर यदि हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो log Q इक्वल टू log A प्लस अल्फा log L प्लस 1 माइनस अल्फा log K होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पोर्शन होगा ये बेसिकली अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ कि जो ग्रोथ रेट ऑफ लॉग बेसिकली किसको बताता है दोस्तों, ग्रोथ रेट को बताता है। तो यहाँ पर जब हम आउटपुट की ग्रोथ रेट को माइनस कर देंगे इनपुट की ग्रोथ रेट से, तब हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर इसी चीज़ को सोलो ने क्या कहा है, सोलो रेजिडुअल कहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहा है दोस्तों। तो दैट इज़ ए वेरी सिंपल आंसर कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो C हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोलो के ही मॉडल से कि इन द सोलो ग्रोथ मॉडल विद पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है गिवन है एंड द इकोनॉमिक एक्सपीरियंस करती है 2% लेबर एग्यूमेंटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दोस्तों। एग्यूमेंटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब होगा कि जहाँ पर लेबर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू कैपिटल, और यहाँ पर 2% लेबर के अंदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। तो ये कब हो सकता है, जब इकोनॉमी एंड द पॉपुलेशन जब इकोनॉमी और पॉपुलेशन 2% से ग्रो करे दोनों एक साथ, या फिर इकोनॉमी डज नॉट ग्रो, इकोनॉमी ग्रो ना करे लेकिन पॉपुलेशन 2% से बढ़ जाए, पॉपुलेशन वाज ग्रो 2%, या डी ऑप्शन होगा हमारा कि पॉपुलेशन इकोनॉमी ग्रो 2% बट पॉपुलेशन स्टेज सेम दोस्तों, कि पॉपुलेशन क्या रहे, सेम रहे, तभी हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं 2% टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को। बिकॉज अगर दोस्तों इकोनॉमी भी हमारे 2% से बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी 2% से बढ़ रही है, तो इस केस के अंदर हम लेबर एग्यूमेंटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, वो उसी के अंदर समाहित हो जाएगी। दैट इज़ ए वेरी कॉमन सेंस थिंग। उसके बाद दोस्तों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, द पॉल रोमर नोशन ऑफ सोशल रिटर्न्स टू कैपिटल इम्प्लाइज दैट। ये ऑप्शन है the contribution of new knowledge will not just go to the producer of new knowledge but be shared by other as well. B option कहता है new capital investment have a bigger impact on growth if the owner of the capital share the new found wealth with the poor peoples. C option कहता है investment in real capital benefits society as a whole while investment in human capital only benefit those who invest in themselves दोस्तों। तो ये तीसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी भाई। ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलता है, ना कि उसको जो केवल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिकॉज एक बंदा पढ़ेगा, एक बंदा शिक्षित होगा तो उसका बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलेगा। डी ऑप्शन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैव ए बिगर इम्पैक्ट
ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी देन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। दोस्तों कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट करता है लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर देन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इट इज़ नॉट ट्रू, इसका कोई सिद्धांत हम नहीं कह सकते। और तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दैट इज़ बेसिकली ए होगा कि अकॉर्डिंग टू पॉल रोमर नोशंस, कि जो उनका नोशन है वो क्या कहता है बेसिकली कि जो कि पॉल रोमर जो कि एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल जिन्होंने दिया है, जहाँ पर इम्परफेक्ट मार्केट होती है, फैक्टर के सिंगल फैक्टर के ऊपर यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर लगते हैं, बिकॉज ये लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे चलते हैं कि सीख कर आगे बढ़ो, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, ये सारी बातें उनको लेके चलते हैं। और उनका जो सोशल रिटर्न्स टू कैपिटल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग न्यू नॉलेज को प्राप्त करने में उनको बनाने वाले के साथ साथ अन्य लोगों का भी योगदान होता है। एंड गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू पॉल रोमर, गवर्नमेंट प्ले एन एक्टिव रोल इन एनकरेजिंग बेसिक रिसर्च एज वेल एज द प्रोटेक्टिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, कि जो गवर्नमेंट का मेन रोल होता है बेसिक रिसर्च की फैसिलिटी देने में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, सेफ इन्वायरमेंट बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, और जिसके लिए नोबल, और यहाँ पर पॉल रोमर और विलियम नोर्डस को नोबेल प्राइज मिला था इन द इकोनॉमी फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड क्लाइमेट चेंज इन द एनालाइजिंग ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का एंड क्लाइमेट चेंज का इंटीग्रेशन करके उन्होंने एनालाइज किया था कि इकोनॉमी को, कि कैसे क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट जो इनोवेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर बना सकता है या उसको सही कर सकता है, आप समझ सकते हो इस बात को। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PQLI से, जो कि डी मॉरिस के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। और PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन सा नोट करेक्ट है? तो PQLI गिव नो इम्पोर्टेंस टू द इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ राइट दोस्तों, बिकॉज वो इनकम को इतना नहीं देता, वो अदर जो फैक्टर्स हैं लाइक इन्फेंट मोरलिटी हो गया एंड इसके अलावा लिटरेसी हो गया एंड कितने लोग कितने साल तक जीवित रहते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। एंड बी ऑप्शन है PQLI वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस एंड हिज एसोसिएटेड विद US ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसलिंग। सी ऑप्शन है ये वेट असाइन करता है 0 से 100 के बीच में, दैट इज़ राइट। PQLI गिव इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी ऑफ हाउसिंग एज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो क्वालिटी ऑफ हाउसिंग को इंडिकेटर नहीं मानता है, भी हाउस कैसे हैं, घर किस प्रकार का है, तो दिस इज़ नॉट अ इंडिकेटर ऑफ PQLI। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रू इन गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है दोस्तों? दैट इज़ बेसिकली इनकम इनक्वालिटीज़ को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम बेसिकली एजवर्थ बॉक्स के माध्यम से लॉरेंस कर्व के माध्यम से फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। सॉरी दोस्तों, लॉरेंस कर्व, कि यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशंस भी को रखा गया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने परसेंटेज ऑफ इनकम को रखा है, और ये 45 डिग्री एंगल की लाइन हमें बताती है कि इकोनॉमी के अंदर फुल इक्वलिटी है, कि 10% मान लो यहाँ पर पॉपुलेशन है तो 10% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है, 50% पॉपुलेशन के पास 50% इनकम है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है शो करती है फुल इक्वलिटी लेवल को। और उसके बाद में जैसे जैसे हमारा कर्व नीचे की तरफ ढलवा होता जाता है तो इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो 50% पॉपुलेशन के पास क्या हुआ, 30% इनकम हो गई, तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जाएंगी। तो इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली G=A डिवाइड बाई A+B दोस्तों। और जब हमारा G=0 हो जाता है, G=0 होने का मतलब क्या हुआ कि जब ये लाइन पूरा का पूरा ही बेसिकली इसी लाइन के ऊपर हमारी लॉरेंज कर्व आ जाता है, तो वहाँ पर जो गिनी कोफिशिएंट होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 केस के अंदर हमें फुल इक्वलिटी प्राप्त होगी, बिकॉज ये वाला एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जो एरिया है वो तो समाप्त हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या होगा दोस्तों, 0 ही आएगा। और अगर हमारा गिनी कोफिशिएंट 1 हो जाता है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी इनकम है, तो इकोनॉमी के अंदर कोई इक्वलिटी नहीं रहेगी, और इस केस के अंदर हमारा जो लॉरेंस कर्व होगा वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट एंगल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हमारा इनकम नेगेटिव इनकम के केस के अंदर दोस्तों हमारा जो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, बिकॉज आप देख सकते हो कि अगर हमारी इनकम जो है नेगेटिव दिखा रखी है तो हमारा लॉरेंस कर्व कुछ अगर इस प्रकार से निकलता है। अब यहाँ पर हम लॉरेंस कर्व की वैल्यू को निकालें, दैट इज़ बेसिकली ऊपर वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, a+c, और नीचे आएगा a+b। तो ये जो बड़ा पोर्शन होगा जिसके कारण हमारी गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो अब हम दोस्तों बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है उसको अगर पढ़ने का प्रयास करें तो सभी आंसर बेसिकली हमने दे दिए हैं यहाँ पर भी। पहला हमारा ऑप्शन है गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू द एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी माइनस द एरिया बिलो द लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय द बिलो द लाइन ऑफ द परफेक्ट इक्वलिटीज। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग दोस्तों। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, गिनी कोफिशिएंट कहते हैं। एक बात मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हाँ कि गिनी कोफिशिएंट क्या होता है कि इस लाइन से और परफेक्ट इक्वलिटी की लाइन से और गिनी कोफिशिएंट वाली लाइन का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद में the plotted Lorentz curve complete equality would be straight diagonal line with a slope of 1. The area between this curve and itself is 0, so Gini coefficient is 0, because Gini coefficient इस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा जब हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है कि एक कोफिशिएंट ऑफ 1 means that one person earn all the income or holds all the wealth। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा सी हो जाएगा जब हमारा गिनी कोफिशिएंट 1 होने का मतलब एक ही आदमी के पास सारी की सारी इनकम है। एंड फोर्थ है इन द थ्योरी ऑफ गिनी कोफिशिएंट कैन एक्सीड 100% इन एक्सट्रीम सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल व्हेन हैंडलिंग नेगेटिव वेल्थ ओवर इनकम द फिगर कैन थियोरेटिकली बी हायर देन 1, कि जहाँ पर हमारा गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू हायर देन 1 होगी, इन दिस केस लॉरेंस कर्व वुड डीप बिलो द हॉरिजेंटल एक्सिस दोस्तों, कि जो लॉरेंस कर्व है वो डीप बिलो हो जाएगा फ्रॉम द हॉरिजेंटल एक्सिस। तो ये इस केस के अंदर हमारी चारों की चारों ही स्टेटमेंट हमारी राइट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी चारों ही एजम्पशंस राइट हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है हेरोडोमर मॉडल के अंदर से। हेरोडोमर मॉडल्स थ्रो से दैट इकोनॉमी में बी अचीव स्टेडी स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ बट क्लेम दैट द ग्रोथ इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, कि ग्रोथ जो है हम प्राप्त कर सकते हैं स्टेडी स्टेट, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगी। बिकॉज हेरोडोमर का जो ग्रोथ मॉडल है वो एजम्पशंस लेके चलता है फिक्स सेविंग कोफिशिएंट्स एंड फिक्स्ड कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली मिनिमम ऑफ के बाई वी एंड एल बाई यू दोस्तों। मिनिमम का मतलब हुआ कि इसका जो आइसो क्वांट होगा दैट इज़ बेसिकली एल शेप होगा, जो आप इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ सोलो का जो मॉडल है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन वाला आइसो क्वांट यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट सोलो कहना चाहता है, हेरोडोमर कहना चाहता है, जो कि एक डायनेमिक मॉडल है और इनपुट आउटपुट जो लियोनटिफ का मॉडल है वो वाला आइसो क्वांट यूज़ करता है, जहाँ पर वो फिक्स्ड कैपिटल लेबर रेशो जो कि कांस्टेंट रहता है हमेशा एंड फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशो को लेके चलता है। इट मीन्स मिनिमम ऑफ कैपिटल एंड लेबर के द्वारा वो किसी भी, तो हेरोडोमर मानते थे कि स्टेडी स्टेट जो बेसिकली जिसको अपा नाइफ इज इक्विलिब्रियम का उन्होंने नाम दिया, छुरीधार संतुलन, जहाँ पर तीनों प्रकार की जो ग्रोथ रेट होती है नेचुरल, एक्चुअल और वारंटेड, वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम तक इसको स्टेबल बनाए रखने के लिए वो कोई क्लेम नहीं करते थे, बिकॉज कैपिटल और लेबर का जो रेशो है वो स्थिर मान के चलते थे, सेविंग कोफिशिएंट को वो कांस्टेंट मान के चलते थे। लेकिन अगर ये एजम्पशंस टूट जाती हैं तो इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी को
लंबे टाइम तक स्टेबल ग्रोथ को दे पाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई इनका जो दोनों ही बातें सही हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिग्स न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आर करेक्ट? If it is both labor and capital augmented, it is technological change where the ratio of marginal product of capital to the labor remain unchanged at constant capital labor ratio, and it is technological progress in which given factor proportion the average and marginal product of all factor increase in the same proportion, कि जो एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होते हैं। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, थर्ड होगा। सो जो हमारा दोस्तों हिग्स का जो मॉडल है, जो हिग्स न्यूट्रल टेक्नोलॉजी की बात करता है, जहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब ये रेशियो बढ़ता है, इन केस ऑफ, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, तो अब हम कैपिटल यूजिंग और लेबर सेविंग दोनों एक ही बात होती है कि कैपिटल का ज़्यादा यूज करना और लेबर को बचा कर रखना, क्या उसका कम यूज करना, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। इसको आप कैपिटल एबंडेंट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। और जब ये रेशियो गिरने लगता है तब आप लेबर यूजिंग और कैपिटल सेविंग या लेबर एबंडेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एंड हैरड दूसरी तरफ कैपिटल आउटपुट रेशियो का यूज़ करता है। जब कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रहता है तो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी होती है, जब कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ जाता है तो उसको कैपिटल यूजिंग कहते हैं, और कैपिटल आउटपुट रेशियो गिरने पर उसको कैपिटल सेविंग या लेबर यूजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं इन हैरड मॉडल। सो दैट इज़ ए वेरी सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ फॉर द मल्टीपल डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स इज लिविंग स्टैंडर्ड, which of the following group correctly listed some of the सब इंडिकेटर ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड? दोस्तों कि लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं, तो इसके अंदर सैनिटेशंस, ड्रिंकिंग वाटर, पर कैपिटा इनकम हमें बताना है लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर। तो पर कैपिटा इनकम, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशंस, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटीज़, सैनिटेशंस, ड्रिंकिंग वाटर, पर कैपिटा इनकम, एसेट्स। तो सैनिटेशंस तो सभी के अंदर है। डी ऑप्शन के अंदर न्यूट्रिशंस एंड हाउसिंग है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द पार्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स ऑफ मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिकली 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जिसके अंदर 6 इंडिकेटर हैं, एक होता है हेल्थ और एक होता है एजुकेशंस। लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर सैनिटेशंस है, ड्रिंकिंग वाटर है, कुकिंग फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसेट्स ओनरशिप है और फ्लोरिंग है दोस्तों। और तीनों ही डायमेंशंस को 33% हिस्सा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड वाला जो पार्ट है उसके अंदर सभी को 1/18 बेसिकली वेटेज मिला हुआ है। और हेल्थ के अंदर बेसिकली जो न्यूट्रिशंस हैं उसको 1/6, चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/6, एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड जो अटेंडेंस होती है उसको 1/6 वेटेज दिया गया है। दैट इज़ बेसिकली 1/3। और यहाँ पर 2 आइटम है तो इंटू में 2 कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/6 आ जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। सो यहाँ पर इसका आंसर हमने दे दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन्स फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, और स्पेशली जो पुअर हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स देना, create awareness about generic medicines through education and publicity, and generate employment by engaging individual internship in opening PM BJP। BJP मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, नॉट BJP, भारतीय जन औषधि परियोजना के साथ लोगों को जोड़कर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना इसका काम है।
डी ऑप्शन है प्रोड्यूस चीप मेडिसिन इन द कंट्री फॉर पुअर एंड डिप्रीव लोगों दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि ये इसका बेसिकली मोटिव नहीं होता है कि पुअर पीपल को चीप मेडिसिन दी जाए। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ द रुपीज़, जब हमारा जो रुपीज़ है वो वीक पड़ जाता है और इज़ लाइकली टू डिक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट, तो अब हमारा इम्पोर्ट के ऊपर स्पेंडिंग कम हो, इसके लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक जो कंसेप्ट आता है इलास्टिसिटी का, तो मैं आपको एक रामबाण देना चाहता हूँ कि जिसकी जो ज़्यादा इलास्टिक होता है वो उतना ही बेहतर होगा। तो अगर हमारी इंपोर्ट गुड्स के लिए डिमांड फॉर प्राइस ज़्यादा इलास्टिक होगी, तो जैसे ही हमारा वैल्यू ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ रुपीज़ दोस्तों वीक हो जाएगा, तो इंपोर्ट हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। जैसे इंपोर्ट हमारे लिए महंगी होंगे, सो इस केस के अंदर बेसिकली हम इंपोर्ट कम करेंगे तो स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट कम हो जाएगी। सो द प्राइस ऑफ द डिमांड फॉर इंपोर्ट इज प्राइस इलास्टिक, इन दिस केस द स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट विल बी डिक्रीज। सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जब हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो डैश वुड बी एक्सोजीनियस मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और वेयर अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डैश वुड बी एंडोजीनियस मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट दोस्तों। सो हमें पता है कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट होती है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से जनरेट नहीं होती, जिसके कारण हमारी जो एक्सचेंज रेट होगी वो एक्सोजीनियस होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, तो जहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होती है किसी भी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, तो वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होती है वो डिटरमाइन होती है, वो मॉडल के अंदर से डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बेसिकली ए, एक्सचेंज रेट इज एक्सोजीनियस इज फिक्स एक्सचेंज रेट एंड एंडोजीनियस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो दैट इज ए वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चंस, assume that a country with open economy has a fixed exchange rate system and that its currency is currently overvalued, उसकी जो करेंसी है वो overvalued हो चुकी है, and in the foreign exchange market which of the following must be true at the official exchange rate। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब किसी करेंसी हमारी ओवर वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, जिसके कारण उसकी वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है। बिकॉज जब डिमांड ज़्यादा होती है तभी तो वैल्यू ज़्यादा होती है। तो द क्वांटिटी ऑफ द कंट्री करेंसी सप्लाइड इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। सो द राइट आंसर इज ए। हमें लास्ट के जो 3 ऑप्शन है उसको कैसे पढ़ेंगे, बी ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, एंड सी ऑप्शन कहता है द डिमांड कर्व फॉर द कंट्री करेंसी इज हॉरिजॉन्टल, सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल। नहीं दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड कर्व तो बेसिकली कुछ इस प्रकार के ही बनेंगे, लेकिन जो डिमांड होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, जिसके कारण ओवर वैल्यू हो चुका है। सो दैट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट हमारा है बेसिकली यहाँ पर ये टर्म ऑफ ट्रेड की इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इसको मिलाने से पहले दोस्तों आप एक सिंपल सा फंडा देखते हैं। वैसे आप इसको खुद से करने का प्रयास कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड क्या होगी, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड क्या होगी। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों जो ये बेसिकली यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट की जगह क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट आएगा, जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, जिसको चेंज करने की आवश्यकता है। तो सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों कि जब टर्म ऑफ ट्रेड को हम डिसाइड करते हैं तो हमें पता है कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंटू में क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इक्वल टू होंगे प्राइस ऑफ इंपोर्ट इंटू में क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट के। भाई जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ही वैल्यू हम इंपोर्ट कर पाएंगे। दैट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, तो अगर प्राइस ऑफ इंपोर्ट को मैं इस साइड ले आऊँ तो रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, प्राइस रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी रेशियो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इस रेशियो को आप कहते हैं दोस्तों कॉमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड,
और ये बेसिकली दोस्तों हो जाएगा हमारा ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। बार्टर का मतलब होता है गुड्स के अंदर जब हम टर्म ऑफ ट्रेड को मेजर करते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर ये जो मेरा क्वांटिटी टर्म ऑफ ट्रेड है, ये सॉरी दोस्तों, जो ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड के अंदर अगर मैं क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को इस साइड ले आता हूं तो इसको आप कहते हैं इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, जो कि डोरेंस को द्वारा दिया गया था। और ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट के बराबर हो जाएगा। भी आप कितनी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट कर सकते हैं? रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इनटू में क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इक्वल टू होगा क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट के। और उसके बाद दोस्तों जब हम सिंगल, ये है जो हमारा कॉमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड है, उसको जब हम एक्सपोर्ट मार्केट के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब हमें फाइंड आउट होता है सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड दोस्तों। तो दैट इज ए वेरी सिंपल थिंग। और जब यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूं फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट से, तब हमें बेसिकली प्राप्त होगा डबल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड। सो दीज आर अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, तो इसको आप अभी मिला सकते हो, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। आज हम बेसिकली 33 क्वेश्चन ही करेंगे, तो लास्ट 4 ही क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। और अभी यहाँ तक यदि आप आ चुके हो दोस्तों इतनी हिम्मत करके, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर और अपनी दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाओ यारो, क्योंकि मेरा ऐसा विचार है, ऐसा मेरा खुद का मानना है कि आने वाले दिनों में हम इतने बेहतर तरीके से MCQ सोल्व करेंगे कि इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्ज़ाम हो वो सारे एग्ज़ाम हमारे क्लियर होंगे। इस ढंग से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एंड ना केवल इकोनॉमिक्स के सब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशंस करेंगे। वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा इस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर दोस्तों। और जो कोचिंग संस्थान आपसे हज़ारों लाखों रुपए लेते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं बिल्कुल ही फंडामेंटल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप मेरा इस प्रयास को, इस लगन को, इस हिम्मत को आप सहारा दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करोगे। बिकॉज आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका हर एक सहारा, एक आपका चैनल को सब्सक्राइब कराना, इकोनॉमिक्स के ग्रुप्स के अंदर इन वीडियोज़ को भेजना, बताना कि कोई एक लड़का है जो करवा रहा है इस प्रकार से, इस नए मेथड से इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को एक अलग ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा है, तो आपका एक प्रयास मुझे हिम्मत देगा, मुझे सहारा देगा। सो मेरा विश्वास है कि यदि आप यहाँ तक आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और उसको शेयर भी करोगे दोस्तों। सो बहरहाल हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। दोस्तों RECP के अंदर कौन सा गलत है? सो इट इज़ ए comprehensive free trade agreement being negotiated between ASEAN member state and ASEAN free trade agreement by Argentina, Australia, China and etc. And B option है India was withdraw from this group, and C option है this group cover a total gross domestic product GDP around $38,813 बिलियन अवर 45% ऑफ ग्लोबल GDP। फिफ्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है 5 कंट्रीज जिसके अंदर हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया आर द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ G20 आल्सो। सो द राइट आंसर इज बेसिकली सी होगा कि इसका जो टोटल GDP का ग्लोबल शेयर है उसको 45% बेसिकली ये लोग ऐड नहीं करते हैं। सो दिस इज़ ए वेरी सिंपल थिंग जिसको आपको कंसिडर कर सकते हैं। और इंडिया बेसिकली इससे विड्रॉ हो चुका है। आपको बताना है कि इंडिया ने किस साल इससे विड्रॉ किया है, उसको आप कमेंट करके बताओगे। एंड दोस्तों कमेंट किया करो यार। एंड 31 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स आर नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। कि नॉन राइवल हो, नॉन राइवल का मतलब एक का कंजप्शन दूसरे को हार्म ना करता हो। एक्सक्लूडेबल का मतलब हम इस पर्टिकुलर लोगों को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो एक कंजस्टेड रोड राइवल होता है, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। कंजप्शन ऑफ हैमबर्गर इट इज़ ए राइवल एंड एक्सक्लूडेबल होगा। कंजप्शन ऑफ फ्लावर गार्डनर विच
हैज़ ए टिकट एंट्री, तो ये बेसिकली नॉन राइवल होगा बिकॉज फूलों की सुगंध 1 ले 2 ले 3 ले कोई कम नहीं होने वाली, लेकिन एक्सक्लूडेबल है बिकॉज यहाँ पर टिकट की एंट्री है। एंड वाटर पोल्यूशन इन ए स्मॉल लेक दोस्तों, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आप बताने का प्रयास करोगे? तो इस बात को दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना कि कैसे वाटर पोल्यूशन इन स्मॉल लेक नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल होता है। इसका आंसर बेसिकली 3rd and 4th होगा। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल कंजप्शंस या फिर थिंग्स। सो इस बात को आप दोस्तों कमेंट में बताने का प्रयास करो, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि इस चैनल के ऊपर जो भी लर्नर आए वो एक्टिव रहे, वो पैसिव रहकर स्टडी ना करे। सारी ही चीज़ टीचर प्रोवाइड अगर करवा देता है, अगर स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा, वो पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठेगा, तो मेरा मानना है कि वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाएगा दोस्तों। मैंने इस 33 क्वेश्चंस को करने के लिए पहले 33 क्वेश्चंस लगाए हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को लिखा है, ध्यान से आराम से देखा है, उसके बाद तीसरी बार मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक जो ट्यूटर है वो 3 बार इन 33 क्वेश्चंस को कर रहा है दोस्तों, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप एक्टिव रहकर काम करें, आप पैसिव रहकर काम ना करें मेरे दोस्त। सो बीइंग ए एक्टिव टीचर, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट भी एक्टिव रहें। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिक्यूनरी एक्सटर्नलिटीज। तो एयर पोल्यूशन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, पेपर मिल डिस्चार्जिंग वाटरवेज इन रिवर्स, प्रोडक्शन inefficiency occurring, change in the price due to the action of the others. So this is the basic example of these externalities कि जब change in the price change हो जाता है because of the action of the others। सो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस एक्सटर्नलिटीज से फिट बैठते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा द कोल क्वेश्चंस वाज गिवन बाय जेवॉन्स जो कि मार्जिनल क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जन्मदाता भी हम कह सकते हैं, जिसने एडम स्मिथ के जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया था कि वाटर की जो टोटल यूटिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ की, वाटर की तो यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके प्राइस कम हैं, और वाटर की डायमंड की जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, लेकिन डायमंड के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस केस में जेवॉन्स ने बताया था कि जो डायमंड है, बिकॉज जो प्राइस है यहाँ पर वो मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है, और वाटर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, प्रत्येक अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी, जो वाटर से हमें जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाती है। 1 गिलास पानी पिया उसके बाद प्यास नहीं लगेगी, लेकिन डायमंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण डायमंड के प्राइस ज़्यादा हैं और वाटर के प्राइस कम हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू टोटल यूटिलिटी जब हम करते हैं तो वाटर के प्राइस जो है ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू डायमंड के प्राइस, बिकॉज जो अगर हम प्राइस को किस में कंपेयर कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी में कंपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, कोल क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो कोल क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो जेवॉन्स ने दिया है उसका मीनिंग था कि हमें फाइंड आउट करने होंगी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज टू सिक्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, इकोनॉमिक को स्टेबल रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें कोल के अलावा, कोयले के अलावा अदर अल्टरनेटिव ढूंढने होंगे, रिसोर्स ढूंढने होंगे एनर्जी के, जो कि दिया गया था 1865 के अंदर। तो दोस्तों आज के दिन ये 33 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ढेर सारा प्यार मैं आपसे चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।